तो दोस्तों गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति आय का कितना अनुमान दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो 20 रुपये प्रति वर्ष, 35 रुपये प्रति वर्ष, या 15 रुपये प्रति वर्ष, या 50 रुपये प्रति वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 20 रुपये प्रति वर्ष दादा भाई नौरोजी ने भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। डाकू राज्य उपमा किस कालखंड को प्रदान की गई? 1765 से 72, 1867 से 68, या 2010 से 11 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1765 से 72 ईस्वी इसका सही आंसर होगा। डाकू राज्य की उपमा इसी कालखंड को प्रदान की गई है, 1765 से 72 ईस्वी। तो दोस्तों, डेली यूजुअल कंटेंट मत पढ़िए, जो डेली आपको आता है वही आप डेली पढ़ने से आपका एक तो आप बोरिंग होंगे, ऊपर से वो बार बार पढ़ने पर वो जल्दी आता भी नहीं है। तो जो नए क्वेश्चन मिलते हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया करिए। तो चलिए इसमें देखते हैं, आप सेकंड क्या बोलते हैं। 1867 से 68 ईस्वी में 20 रुपये प्रति वर्ष दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। तो वो 1867 से 68 ईस्वी में इसका अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। और 2010-11 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की थी। जो मैं बोल रहा हूँ उसका नोट्स आप बनाते रहेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस विद्वान की उपयोगी कृति है? द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किस विद्वान की उपयोगी कृति है? तो BH बेडल पावेल, हाल्ट मैकेंजी, महबूब उल हक, मार्टिन बर्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा BH बेडेन पावेल, इसका सही आंसर होगा। इन्होंने द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा था। और हाल्ट मैकेंजी के बारे में जानेंगे। हाल्ट मैकेंजी क्या है तो इनके बारे में देखते हैं। हाल्ट मैकेंजी, इसका जो राइट आंसर होगा BH बेडेन पावेल। और हाल्ट मैकेंजी देखते हैं, महलवाड़ी व्यवस्था का प्रथम प्रस्तावक, महलवाड़ी प्रथा का प्रथम प्रस्तावक थे ये। और महबूब उल हक के बारे में, मानव विकास सूचकांक की संकल्पना इन्होंने ही विकसित किया था। महबूब उल हक, मानव विकास का सूचकांक। और मार्टिन बर्ड उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है इनको। मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। तो आशा करते हैं आप लोगों ने नोट बना लिया होगा इतना। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? अमेरिका में, रूस में, इंग्लैंड में, जापान में। तो विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ था। इसका ऑप्शन लगाएंगे सही, इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुआ था। भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण है श्रम के न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर, उपर्युक्त सभी। इसका जो सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, विश्व बैंक, या यूनेस्को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड। चलिए दोस्तों देखते हैं नाबार्ड क्या है। तो पहले इसका सही आंसर लगाते हैं नाबार्ड। अब नाबार्ड के बारे में जानते हैं। नाबार्ड, इसका जो फुल फॉर्म होता है नाबार्ड का, वो होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की। और इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और देखेंगे वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों श्री साजी केवी हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री साजी केवी। यहाँ पे लिख देते हैं श्री साजी केवी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन है और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में इसकी स्थापना हुई थी।
1951 में। और इसको प्रकाशित कौन करता है? इसको प्रकाशित करता है आपका राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी। प्रकाशित कौन करता है? तो NAS बोल सकते, NAS, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी। नेक्स्ट देखते हैं विश्व बैंक के बारे में। तो विश्व बैंक जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, इसका मुख्यालय। और इसके अध्यक्ष अजय बंगा हैं, अजय बंगा। और CEO अंशुला कांत हैं। और इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों? विश्व बैंक का पुराना नाम, अगर पुराना नाम देखेंगे तो इसका पुराना नाम था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। यूनेस्को के बारे में देखते हैं। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में है, फ्रांस में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष देखेंगे अजोले अजोले इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को कौन सी संज्ञा प्रदान की थी? आयात निर्यात, मूल्य में भारी बढ़त, मानवीय पूंजी, अनिष्टों का अनिष्ट। तो इसका सही आंसर होगा अनिष्टों का अनिष्ट, इसका सही आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट नाम की संज्ञा दिया था। मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया? 1997 में, 1943 में, 1854 में या 2015 में? तो इसका जो सही आंसर होगा 1997 में। आठवां इसका सही आंसर होगा 1997 में। अब यहाँ पे देखेंगे 1943 में क्या हुआ था। तो 1943 में पश्चिम बंगाल का सर्वाधिक भीषण एवं संहारक अकाल का वर्ष था। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक भीषण एवं संहारक अकाल का वर्ष था। और 1854 में देखेंगे तो PWD 1854 में PWD की स्थापना हुई थी। PWD की स्थापना डलहौजी के द्वारा किया गया था। और 2015 में नीति आयोग अस्तित्व में आया था। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। दोस्तों ध्यान देंगे, नियोजित अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था, इन दोनों में अंतर है। दोनों प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, संयुक्त अर्थव्यवस्था पर, एकल अर्थव्यवस्था पर या विकसित अर्थव्यवस्था पर? तो इसका सही आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था पर भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? विकसित, विकासशील, सामाजिक या मानवीय पूंजी? तो भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। अब प्रश्न उठता है कि कौन से देश विकसित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आते हैं। तो विकसित अर्थव्यवस्था में देख लेंगे अमेरिका, ब्रिटेन, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब विकसित देश हैं। और विकासशील देश में नेक्स्ट देखते हैं विकासशील देशों में। तो विकासशील देशों में भारत के अलावा दक्षिण अफ्रीका हो गया, दक्षिणी सूडान, उसके बाद इंडोनेशिया, ये सब कंट्री विकासशील देशों में आते हैं। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय भारत वर्तमान संस्थान, जिसे नीति आयोग भी बोला जाता है। तो इसका हिंदी में नाम याद कर लेंगे आप लोग। कई लोग को नहीं पता होगा कि नीति आयोग को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, हिंदी में इसका पूरा नाम है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। और चौथा व्यवसाय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या महाराष्ट्र? तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था। देश के समूह के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? ट्रेड वेंचर्स, मुद्रास्फीति की वृद्धि दर, ऊंचा पूंजी या घरेलू क्षेत्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेड वेंचर्स।
प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ट्रेड वेंचर्स। नेक्स्ट देखते हैं, यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों को देना चाहिए व्यक्त किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा, अमर्त्य सेन द्वारा, नीति आयोग द्वारा या CSO द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा अमर्त्य सेन द्वारा। कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक महत्व देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। तो अब प्रश्न उठता है कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र, इसमें कृषि एवं उससे संबंधित क्रियाएं। प्राथमिक क्षेत्र में देखेंगे, चलिए प्राथमिक क्षेत्र देखते हैं, इसमें कृषि से संबंधित प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं और उससे संबंधित क्रियाएं आती हैं, जैसे उत्पादन हो गया, पशुपालन हो गया, उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन और वन लगाना, ये सब इसी के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और द्वितीयक क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक क्षेत्र को हम बोलते हैं विनिर्माण क्षेत्र। इसका दूसरा नाम भी है विनिर्माण क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को बोला जाता है। और तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है तो दोस्तों, तो इसमें वाणिज्य से लेकर प्रशासन, परिवहन, वित्तीय और रियल एस्टेट गतिविधियां, व्यवसाय और शिक्षा, ये सभी तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्र का अभिकरण नोडल एजेंसी था। तो देखते हैं, योजना आयोग, GVA, ट्रेड वेंचर्स, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का। देखते हैं, तो योजना आयोग। भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्र का अभिकरण नोडल एजेंसी योजना आयोग था। अब GVA क्या है दोस्तों? तो GVA देखते हैं, ग्रास GVA, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रास वैल्यू एडेड, ग्रास वैल्यू एडेड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और ये क्या होता है? तो GVA यानी कि सकल मूल्य वर्धित, इसको हिंदी में बोलते हैं सकल मूल्य वर्धित, या किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का माप है। ट्रेड वेंचर्स अभी हमने पीछे डिस्कस किया, देश के समूहों के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति है। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CSO भी कहते हैं। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसकी स्थापना 2 मई 1951 में हुआ था। और 1954 में CSI यानी कि CSO को पहले CSI यानी कि बोला जा सकता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। तो 1954 में CSI का CSO में विलय कर दिया गया, तो अब ये CSO के नाम से जाना जाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़ना, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 12वीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक 7.9%। भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार था राष्ट्रीय विकास परिषद को, नीति आयोग को, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन को, या योजना आयोग को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद को। भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार राष्ट्रीय विकास परिषद को था। योजना अवकाश वर्ष था। तो दोस्तों आपको एक बात बता दें कि मैंने पिछली वीडियो में पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित ट्रिक बनाए हैं। आप सर्च करेंगे इस चैनल पे या प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित ट्रिक जरूर मिल जाएगा। उस ट्रिक में मैंने सब कुछ बता दिया है। आप उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसमें मैंने बता दिया, उसको जाकर प्लीज़ एक बार देख लें ताकि आपको पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम न आए। तो इसमें देखते हैं, योजना अवकाश वर्ष था 1965 से 68, 1966 से 69, 1951 से 53, 1978 से 80।
तो इसका सही आंसर होगा 1966 से 69। तो दोस्तों बेस्ट ट्रिक है वो, एक बार ज़रूर जाकर देखें। ऐसी ट्रिक बहुत ही कम मिलेगी कि उसमें आपको सब कुछ, उसमें जो अवकाश हुए थे, जो भी प्रोग्राम हुए थे, उसमें सब कुछ उसमें इन्वॉल्व है। आप जरूर जाकर देख लें। नेक्स्ट देखते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना का समापन किस वर्ष में हुआ? 2012 में, 2007 में, 2002 में, 2008 में। तो दोस्तों अगर वो ट्रिक देख लेंगे तो ये सब क्वेश्चन आप सेकंड भी नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समापन 2007 में हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया तथा नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसी के दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था 1975 में, 1952 में, 1995 में, 1999 में। तो 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम जो है वो सर्वप्रथम 1975 में, बोल सकते हैं 1975 में प्रारंभ किया गया था। और 1952 में क्या हुआ था? तो 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1995 में क्या हुआ था? तो 1995 में मिड डे मील प्रारंभ किया था, MDM। और 1999 में तो स्वर्ण जयंती, 1999 में देखेंगे स्वर्ण जयंती रोजगार योजना की स्थापना की गई थी। 3 वर्षीय योजना अवकाश किन पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य आयोजित किया गया था? तो ये दोस्तों अगर ट्रिक देखते हैं तो आपको बहुत ही इजी रूप से याद हो जाएगा ये सब। तो तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य, चौथी तथा पांचवी, पांचवी तथा छठवीं, और या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य योजना अवकाश आयोजित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरी तथा चौथी। तो दोस्तों अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ हम कंटेंट अच्छा बना रहे हैं और इससे सब्सक्राइबर लोग बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, किस पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय का सर्वाधिक भाग कृषि पर व्यय किया गया? तो ऑप्शन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय का सर्वाधिक भाग कृषि पर लगभग 31%, 31% व्यय किया गया था। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको। तो तब तक के लिए धन्यवाद।